चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास से हम क्लास 12 फिजिक्स को एक बार फिर से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। और इस क्लास की जो सबसे खास बात है वो ये है कि फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स में हद से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो ये क्लास होगी वो न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखते हुए होगी, यानी जैसे ही हम किसी टॉपिक को कवर करेंगे उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। तो क्या होगा कि साथ साथ हमारा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगे। और अगर इससे पहले आपने क्लास 12 फिजिक्स को कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आज से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी फिजिक्स में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इस क्लास के बाद आपको जो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। फिजिक्स की हमारी सबसे पहली इकाई है स्थिर वैद्युत की, उसको हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। चलिए शुरू करते हैं हम स्थिर वैद्युत की। सबसे पहले आप ये बताइए, आप वस्तु समझते हैं? कोई वस्तु होती है, तो जैसे कोई वस्तु है मान लो, तो उसमें क्या गुण होते हैं? जो कोई वस्तु होती है उसके दो मूलभूत गुण होते हैं। आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है, आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको साथ साथ कंप्लीट होंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आया उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु होती है तो उसके दो मूलभूत गुण होते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, आप क्लास में बने रहिए। कोई वस्तु होती है, उसके दो मूलभूत गुण होते हैं। कोई वस्तु है तो एक तो वस्तु में होता है द्रव्यमान, एक होता है आवेश। कोई वस्तु है, कोई वस्तु है द्रव्यमान, कोई वस्तु द्रव्यमान और आवेश, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है आवेश। वस्तु के दो मूलभूत गुण होते हैं। कोई वस्तु होती है उसके दो मूलभूत गुण होते हैं, एक तो वस्तु का द्रव्यमान, एक होता है आवेश। ठीक है, इतना समझ गए? जो आवेश होता है हम इसके बारे में समझते हैं। आवेश को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं विद्युत। विद्युत क्या होता है? तो विद्युत क्या होता है, ये एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं। आवेश क्या होता है, सबसे पहले हमने विद्युत को समझा। विद्युत क्या होता है, ये एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं, अध्ययन किया जाता है। ठीक, जो हमारी फिजिक्स है उसमें जो विद्युत है उसको विद्युत को दो इकाई में बांट दिया गया। जो सबसे पहली इकाई है वो कौन सी है, स्थिर वैद्युत की, और दूसरी इकाई है विद्युत चालन। तो जो स्थिर वैद्युत की है, स्थिर का मतलब तो आप समझ रहे हो, स्थिर मतलब रुका हुआ, और वैद्युत की कहाँ से आया है, विद्युत से, और विद्युत कहाँ से आया है, आवेश से। तो वैद्युत की का मतलब कहीं ना कहीं आवेश से है, और स्थिर का मतलब है रुका हुआ। यानी जो स्थिर वैद्युत की होती है उसमें क्या करते हैं, इसमें हम आवेश को स्थिर रख के उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युत की में हम क्या करते हैं, कोई आवेश है, आवेश को हम स्थिर रख देते हैं, फिर उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। बस सिंपल यही है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या है, कोई भी आवेश लेंगे, उसे हम स्थिर रख देंगे, फिर उसके गुणों, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसे ही हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत की। समझ गए? हमने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया कि वस्तु से। कोई वस्तु होती है, आप क्लास में नहीं रही, आपको क्लास में साथ साथ सारी बातें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई वस्तु है, वस्तु के दो मूलभूत गुण होते हैं, एक होता है वस्तु का द्रव्यमान, एक होता है वस्तु पर उसका आवेश। ठीक है, आवेश को समझने से पहले सबसे पहले हमने समझा विद्युत। विद्युत को क्या करते हैं, हमारी फिजिक्स में दो इकाई में बांट दिया गया है। पहली इकाई है स्थिर वैद्युत की, दूसरी इकाई है विद्युत चालन। तो हमने स्थिर वैद्युत की को समझा कि स्थिर वैद्युत में क्या करते हैं, हम आवेश को रख देते हैं, स्थिर रख देते हैं, फिर उसके गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। समझ गए स्थिर वैद्युत की? अब हम समझते हैं विद्युत चालन। विद्युत चालन,
तो विद्युत चालन जो होता है वो विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या कर रहे थे हम, आवेश को रखकर उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और विद्युत चालन में क्या है, आवेश क्या है, गतिमान है, गतिमान आवेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं विद्युत चालन। समझ गए, हम स्थिर वैद्युत की समझ गए और वैद्युत चालन समझ गए। सिर्फ इससे एक एक बात हमें याद रखनी है, सिर्फ मेन बात ये कि जो स्थिर वैद्युत की है उसमें हमें आवेश को स्थिर रखकर उसके बारे में अध्ययन करना है, और विद्युत चालन में जो गतिमान आवेश है, गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करना है। सिर्फ दो बात चीन समझ गए, ठीक है। अब हम इसमें स्थिर वैद्युत की में सबसे पहले आता है आवेश। आवेश को समझते हैं। तो आवेश क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, किसी वस्तु का वह गुण। आवेश क्या है, सबसे पहले ये नोट करो, आवेश क्या है, गुण। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। कब आकर्षित करती है, कब प्रतिकर्षित करती है, ये हम अभी आगे सीखेंगे, ठीक। अगर आपको पता है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, ठीक। कब वस्तु आकर्षित करेगी, कब प्रतिकर्षित करेगी, ये भी हम आगे सीखेंगे। मेन बात ये, अगर कोई वस्तु है, वस्तु का एक गुण है, आवेश का एक वस्तु का गुण है जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती। अगर हम कह दें कोई वस्तु है और उस पर आवेश है, तो क्या करेगी, किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है। आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का गुण होता है। जैसे मान लो अगर हम बोल दें किसी वस्तु पर गुण आवेश है, तो वो क्या करेगी, किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। ये हो गया आवेश। आवेश क्या है, एक गुण है। आवेश न्यूमेरिकल भी आएगा। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम करेंगे बाद में, ठीक है। सबसे मेन बात, जो आवेश होता है उसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। क्या आवेश होता है उसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि। पहले ही हम बता चुके हैं, जो आवेश होता है वो किसी वस्तु का गुण होता है। अब भाई गुण की तो दिशा हो नहीं सकती है, गुण की दिशा हो सकती है। आपके पास कोई गुण है, मान लो कैसा भी गुण है, आप मान लो गाली अच्छी देते हो, कुछ भी मान लो, तो अब ये तो अच्छा नहीं, ये तो नहीं है कि अगर आप मान लो पश्चिम की तरफ खड़े हो तो ज्यादा अच्छी गाली दे रहे हो, या फिर पूरब की तरफ खड़े हो तो ज्यादा अच्छी गाली दे रहे हो, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। मतलब एक गुण होता है, आप कैसे आप अच्छा गाते हो, मान लो अच्छा गाते हो, ये नहीं है कि आप मान लो उत्तर की तरफ खड़े होकर गा रहे हो तो अच्छा गा पा रहे हो, अगर पश्चिम की तरफ हो जा रहे हो तो अच्छा नहीं गा पा रहे हो, तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। गुण की कोई दिशा नहीं होती है। तो जो आवेश होता है वो किसी वस्तु का गुण होता है और गुण की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए जो आवेश होता है वो कैसी राशि होता है, आवेश एक अदिश राशि है। ये हमने समझ लिया। इसमें हमने कितनी बातें समझी, आप नोट करते चलिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। या फिर अपने खुद से नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। क्या है, हमने सबसे पहला समझा वस्तु। आपको क्लास में सारी बातें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। आप बस क्लास में बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहली बात, ठीक है। हमने क्या समझा, कोई वस्तु, हमने वर्ड से स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से, इससे बेसिक आपको कोई बता नहीं पाएगा, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई वस्तु होती है, वस्तु के दो मूलभूत गुण होते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान और एक आवेश, ठीक है। तो आवेश को समझने से पहले हमने समझा विद्युत। विद्युत क्या होता है, ये एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और विद्युत को दो इकाइयों में तोड़ दिया गया, हमारा बांट दिया गया हमारी फिजिक्स में, एक स्थिर वैद्युत की, एक विद्युत चालक। स्थिर वैद्युत की में सीधी बात ये, स्थिर वैद्युत की में हम आवेश को स्थिर रख देते हैं, फिर उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और जो वैद्युत चालन होता है उसमें गतिमान आवेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद हमने समझा आवेश। जो आवेश होता है ये किसी वस्तु का गुण होता है, किसी वस्तु का गुण होता है। अगर किसी वस्तु में हम बोल दें कोई वस्तु आवेशित है, यानी किसी वस्तु पर आवेश है, तो वो क्या करेगी, दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। और जो आवेश है वो कैसा होता है, एक गुण होता है जिसके कारण यह एक अदिश राशि है। और आवेश को हम कैसे, Q से प्रदर्शित करते हैं, ये सीख लिया। और ये कब आकर्षित करते हैं, कब प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी हम आगे सीखेंगे। आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋण आवेश।
अब कब धनावेश होता है, कब ऋणावेश होता है, कैसे वस्तु पर धनावेश आता है, कैसे वस्तु पर ऋणावेश आता है, ये अभी हम समझेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उस पर हम बोल देंगे कैसा आवेश है, उस पर धनावेश है। अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो उसे हम बोल देंगे वस्तु ऋणावेशित है, बस। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, जैसे हमने समझ लिया कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी, और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब हम ये समझते हैं कि कोई वस्तु है उस पर आवेश आता कैसे है। मेन बात ये है, किसी वस्तु पर आवेश आता कैसे है। आवेश आने के बाद तो वस्तु किसी वस्तु को आकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, समझ में आता है, लेकिन किसी वस्तु में आवेश आता कैसे है, ये सबसे मेन बात है। तो अब यही समझते हैं आवेश का कारण। हम सबसे पहले समझते हैं परमाणु। आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। परमाणु, परमाणु जो होता है, परमाणु में तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणावेश होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर धनावेश होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ई से प्रदर्शित करते हैं, जो प्रोटॉन होता है उसे पी से प्रदर्शित करते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है उसे एन से प्रदर्शित करते हैं। हमने ये समझ लिया, जो परमाणु होता है उसमें तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि आवेश आता कैसे है। जो परमाणु होता है वो परमाणु उदासीन होता है, कोई परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन परमाणु, जैसे मान लो जो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, जैसे मान लो जो नाभिक होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो ये कक्षाएं होती हैं इनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है। और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। तो यानी जो परमाणु का नाभिक होता है वो कैसा होता है, धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित। तो परमाणु में, परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। और जब संख्या बराबर है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश भी कैसा होता है, बराबर होता है। बस इस पर प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉनों जिस पर धनावेश होता है की संख्या इलेक्ट्रॉनों जिस पर ऋणावेश होता है की संख्या के बराबर होती है। यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी कैसा होता है, बराबर होता है। बस प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब हम ये समझते हैं, जब हम यहाँ समझते हैं, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, पहले तो परमाणु उदासीन है, लेकिन जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं आपस में रगड़ते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लो ये कोई परमाणु है और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है, उदासीन होता है। तो जैसे मान लो उसमें 15 प्रोटॉन है और 15 न्यूट्रॉन है, बराबर होते हैं ना, और 15 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धन चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है। तो अभी ये उदासीन है क्योंकि इसमें जितना धन चार्ज है, जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। अब जब हम क्या करते हैं, इन्हें रगड़ देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से, जैसे ये मान लो दूसरी वस्तु है, ठीक है, तो जब हम रगड़ देते हैं तो क्या होता है, वस्तु से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। मान लो इन दो वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के मान लो इसमें चले गए। अब इसमें 15 प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन है, 15 न्यूट्रॉन, अरे 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे 15 है, ये मान लो इससे निकल के 5 इलेक्ट्रॉन निकल के चले।
तो इसमें 15 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और इस पर चार्ज कौन सा आ गया, ये 15 प्लस का है और 10 कैसा है, माइनस का, तो इस पे आ गया प्लस का 5 धनावेश। और ये क्या हो गया, माइनस का, ये इलेक्ट्रॉन 5 निकल के, और 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु पर आ गए। तो इस वस्तु पर कौन सा आवेश होगा, इस पर हो जाएगा ऋण आवेश। कितना हो जाएगा ऋण आवेश, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इस पर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश हो जाएगा और इस पर 5 प्रोटॉन के बराबर धनावेश, यानी इस पर 5 धनावेश हो जाएगा और इस पर ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, हम समझ गए। जब भी हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, पहले धनावेश और ऋण आवेश बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी ऋण आवेश कम हो गया। अब जब धनावेश ऋण आवेश बराबर था, धनावेश ऋण आवेश बराबर था, अब ऋण आवेश इसमें से हम कम कर दे रहे हैं, ऋण आवेश निकाल दे रहे हैं, तो वस्तु पर धनावेश तो बचेगा ना, और जितना ऋण आवेश निकला है उतने ही वस्तु पर धनावेश बचेगा और दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक, सीधी बात ये, जब हम वस्तुओं को रगड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। बस, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित तथा जिस वस्तु में प्रवेश करते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। अब एक वस्तु निकल गई, उस पर आवेश आ गया, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का उस पर आवेश आ गया। तो इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही बता दिया था, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो आवेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। अब हम समझते हैं आवेश, धनावेश। अब धनावेश आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो आवेश, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब आता है, ये हमने अभी समझा, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कब, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब कैसा आवेश आता है, धनावेश। और ऋणावेश, ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे थे दूसरी वस्तु से, इसमें क्या हो रहा था, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में आ रहे थे, तो ये वस्तु कैसी हो जा रही थी, ऋणावेश, और ये कैसी हो जा रही थी, धनावेश। ठीक है, तो जब ऋणावेश कब हो रही थी, जब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही थी। तो कब होगा ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन जब हमारे प्रवेश करते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। और जब कमी होती है, तब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कमी होगी, यानी जब कमी होगी तब कैसा आवेश आ गया, धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं यानी अधिकता होती है, तब आवेश कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं कि आपको बोल दिया जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो वस्तु पर कैसा आवेश होगा, या फिर ये बोल देगा 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी होगी तो कैसा आवेश होगा, जब कमी होती है तो कैसा आवेश होता है, धनावेश। और जब बोल देगा मान लो 500 इलेक्ट्रॉनों की, किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर कैसा आवेश होगा, अधिकता है तो कैसा आवेश होगा, ऋणावेश। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का मान लो कुछ तो आवेश, द्रव्यमान होता है ना कुछ। अब मान लो कोई पर, मान लो कितना भी द्रव्यमान है इस वस्तु पर, कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई ना, और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान भी होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ द्रव्यमान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरी वस्तु में आ जाते हैं, जिस वस्तु में आ जाते हैं उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो द्रव्यमान में कमी आती है, और जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तब क्या होता है, द्रव्यमान में अधिकता होती है। ठीक है, हम ये समझ गए। अब हम ये समझते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है, और रेशम जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। कैसे होता है, जो कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर हमारे रेशम में चले जाते हैं, तो जो छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है और जो रेशम होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, आवेश का कारण, कोई वस्तु पर आवेश आता कैसे।
आवेश आने का मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो वस्तु ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन निकल गए वस्तु धनावेशित, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई वस्तु है, मान लो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो कैसी वस्तु होगी, धनावेशित होगी। और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कैसी होगी, ऋणावेशित, ठीक है। इसमें हमने क्या समझ लिया, हमने समझा आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। और आवेश आता कैसे है, जब हम वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं। पहले तो परमाणु उदासीन होता है, पहले तो कोई मतलब नहीं, परमाणु उदासीन होता है। जब हम परमाणु को रगड़ देते हैं, हम वस्तु को रगड़ देते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और जिस वस्तु में प्रवेश करते हैं वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब अगर मैं किसी न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हमें तुरंत समझ लेना है इलेक्ट्रॉनों की कमी है यानी कैसी वस्तु है, वस्तु पर धनावेश है। हमसे बोल देगा कि 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो हम कैसे समझ जाएंगे कि वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी वस्तु पर कैसा चार्ज है, वस्तु पर ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, वस्तु पर ऋण आवेश है। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो द्रव्यमान में भी कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोष्णा द्रव्यमान होता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन निकल के उतना द्रव्यमान कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो द्रव्यमान में अधिकता होती है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, उतने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की अधिकता हो जाती है। अब हम समझते हैं इसके आगे। चलिए तो आवेश के कुछ और गुण के बारे में हम जान लेते हैं। अभी हमने ये समझा कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, आवेश कैसे आता है, ये हमने समझ लिया। अब हम और गुण के बारे में, आवेश के कुछ और गुण के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी वस्तु आवेशित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो वस्तु ऋणावेशित है, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। ये भी हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम समझ ले रहे हैं। जैसे कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो वस्तु आवेशित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है। अगर हम बोलेंगे कोई वस्तु धनावेशित है तो हम मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तभी वो वस्तु धनावेशित है। अगर हम बोल देंगे कोई वस्तु ऋणावेशित है तो कहने का ये मतलब कि उस वस्तु में कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मतलब कोई भी वस्तु आवेशित हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, ठीक है। प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता, न्यूट्रॉन का तो होता ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी वस्तु आवेशित होती है तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा वस्तु ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन कम वस्तु धनावेशित, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है, ये हम समझ चुके हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम, जिससे द्रव्यमान बढ़ जाता है। चलिए इसे समझते हैं। ऋणावेशित वस्तु, हमें ऋणावेशित वस्तु बोल दिया तो हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए ऋणावेशित वस्तु मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब भाई सामान्य अवस्था से किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। अब भाई किसी वस्तु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो अपना द्रव्यमान के साथ आएंगे ना। तो भाई अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि भाई उसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं तो उसका द्रव्यमान जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी तो अधिक हो जाएगा ना। तो हम ये समझ कर ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक होते बाहर से आ जाते हैं तो उनका क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। और जो धन आवेश जो वस्तु होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे अपने द्रव्यमान के साथ निकलेंगे। तो जो धन आवेशित वस्तु है उसमें क्या होगा कि उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो इसका यही मतलब है कि ऋणावेशित वस्तु मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, द्रव्यमान ज्यादा होता है। ऋणावेशित वस्तु मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, जिससे द्रव्यमान बढ़ जाता है। अर्थात
धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। भाई धनावेशित वस्तु है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उनका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम होता है। ऐसे न्यूमेरिकल्स काफी आएंगे, अभी आपके न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो काफी सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसलिए हम थ्योरी को काफी डिटेल से बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, जिससे जो न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक एक पॉइंट जब नोट कर लेते हैं, एक एक पॉइंट जब हमारे दिमाग में होता है तभी हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान नहीं है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं, जैसे मान लो कोई उदासीन वस्तु है, उसका द्रव्यमान है m। अब ये कोई वस्तु है जिस पर कौन सा चार्ज है, धन चार्ज है, इसका द्रव्यमान है m डैश। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो उदासीन वस्तु के द्रव्यमान से कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान m डैश कैसा होगा, m से कम होगा। ये है ऋणावेशित वस्तु। तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान है m डैश। m डैश कैसा होगा, उदासीन वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उससे कैसा होगा, उससे अधिक होगा। ये बात हम बिल्कुल आराम से समझ चुके हैं और आपको भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हम सब समझ चुके हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले समझ लेते हैं। समान प्रकृति यानी धनावेश और धनावेश, ऋणावेश और ऋणावेश। ठीक है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कोई धन आवेश है और धन आवेश को किसी धन आवेशित वस्तु के पास ले जा रहे हैं तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वो एक जो धनावेशित वस्तु है दूसरी धनावेशित वस्तु पर अपने से दूर की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, यानी एक धनावेशित वस्तु को अगर हम किसी दूसरी धनावेशित वस्तु के पास ले जा रहे हैं तो वे एक दूसरे पर प्रतिकर्षित एक दूसरे को कैसा करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और अगर हम असमान प्रकृति के आवेश यानी जैसे कोई धनावेशित वस्तु को हम ऋण आवेशित वस्तु के पास ले जाए, वो क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, वही हमसे कह रहा है कि समान प्रकृति के आवेश यानी धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये देखो धनावेश और धनावेश दोनों कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये इस पे इधर की ओर बल लगा रहा है और ये इस पर इधर की ओर बल लगा रहा है। ये ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये इस पे इधर की ओर बल लगा रहा है, ये इस पे इधर की ओर बल लगा रहा है। और ये धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसमें हमने क्या समझा, हमने ये समझ लिया कि कोई भी वस्तु आवेशित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के कारण आवेशित होती है और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है धनात्मक वस्तु की अपेक्षा। अब धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें निकल जाते हैं धनावेशित वस्तु से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.10⁻⁻⁰ किलोग्राम। अब हम समझते हैं इसके आगे हम समझते हैं आवेश का मात्रक। अब हम आवेश का मात्रक समझते हैं। तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड और एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम बोलते हैं कूलाम। आवेश का जो प्रचलित मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कूलाम हम हर जगह अक्सर यूज करते हैं, लेकिन जो आवेश का मात्रक एम्पियर प्रति सेकेंड भी होता है और ये आता कहाँ से, आगे हम पढ़ेंगे I बराबर Q अपॉन T, यानी Q बराबर I T। Q क्या है, I क्या है, I है यहाँ पर धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और T क्या है, T है समय, और समय का मात्रक तो आपको पता है सेकेंड। तो यहीं से आया है ये एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम बोलते हैं क्या, आवेश यानी कूलाम। ठीक है, तो आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है, लेकिन इसका जो प्रचलित मात्रक हम यूज करते हैं वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश जो होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। और आपको याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे धारिता का मात्रक होता है फैरड।
फैराड होता है। और जो ये फैराडे है, फैराड और फैराडे में अंतर है। फैराड जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है, वो हम आगे सीखेंगे, उससे मतलब नहीं है। अभी सिर्फ हमें ये देखना है फैराडे जो होता है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। हमसे अक्सर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ वो सारी इंपॉर्टेंट बातें, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको लगे कि थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी हो, ठीक है। सारी बातें एकदम बिल्कुल, हर एक बात बिल्कुल यूनिक आपको बताई जा रही है, ठीक है। सारी बातें ऑप्शनल, जैसे ये मान लो ये अक्सर पूछ लेता है कि मान लो पूछ लेगा आपसे क्या भी इसका सबसे बड़ा मात्रक बताओ, तो क्या होता है फैराडे, ठीक है। और आप सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ये फ्रैंकलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। तीन बातें हमें याद करनी है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। जो फैराडे होता है उसे हम एफ से लिखते हैं, फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ये आपको याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, अक्सर आ जाता है ये ऑप्शनल क्वेश्चन में, ठीक है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। और एक बात जो मैं सबसे सबसे अच्छी बात, जो सबसे मेन बात है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। आप मान लो अभी आप क्लास ट्वेल्थ में हो, क्लास ट्वेल्थ आपने कंप्लीट कर ली, कोई बात नहीं, आपने कहीं से इम्पोर्टेंट पढ़ लिया, या फिर मान लो एक क्रैश कोर्स कहीं से पढ़ लिया, या फिर कुछ भी मान लो शॉर्ट तरीके से आपने पढ़ लिया, आपने क्लास ट्वेल्थ पास कर ली, कोई बात नहीं। इसके बाद जब आप जाओगे, मान लो आप डिफेंस जा रहे हो, अक्सर बच्चे, और अक्सर मान लो जो भी जाता है क्लास ट्वेल्थ के बाद डिफेंस सोचता है, अक्सर सारे भाई ऐसे सोचते हैं डिफेंस की क्लास ट्वेल्थ कर लेंगे उसके बाद डिफेंस में जाएंगे। डिफेंस में जाओगे तो आप शॉर्ट तरीके से जो ये पढ़ रहे हो, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा भाई। आप क्लास ट्वेल्थ कर लोगे अच्छे से, कोई बात नहीं, सही है, आराम से कर लोगे आप भाई, पास हो जाओगे, 70-80% ले आओगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप डिफेंस में जाओगे वहां भाई पूरी की पूरी जो 11th और 12th फिजिक्स आती है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो अगर अच्छा होगा अगर आप अभी से जो ये फिजिक्स है उसको बिल्कुल बेसिक से हर एक टॉपिक बिल्कुल आराम से समझते हुए चलो। आप ये टारगेट नहीं रखो कि मुझे क्लास ट्वेल्थ पास करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ो। आप ये याद रखो कि क्लास ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ काफी मतलब दिमाग में रखना है ये, ठीक है। हाँ, डिफेंस में यही पूछती है, 11th फिजिक्स पूछेगा, 12th फिजिक्स पूछेगा, तो अच्छा होगा आपके लिए कि अभी आप बिल्कुल बेसिक से आपके पास टाइम है, उसके बाद टाइम नहीं होता। आप डिफेंस अगर सोचो कि मतलब पहले की तरह आप डिफेंस निकाल लो ऐसे पढ़ के, तो कुछ नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा होगा आपके लिए कि अगर अभी आपसे एक एक बात बिल्कुल आराम से सीखते हुए चलो, ठीक, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो एक फराटे बराबर होता है 96,500 कूलम। आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है M0L0T1A1। ये आती कैसे, आवेश बराबर अभी हमने पढ़ा, आवेश बराबर Q बराबर क्या होता है IT। और धारा क्या होती है, मूल राशि होती है। धारा का मतलब, धारा की जो विमा होती है वो क्या होती है A1। और टी टाइम की विमा क्या होती है T1। तो ये हो जाएगी M0L0T1A1, या A1T1 बोल दो, या फिर T1A1, ठीक है। तो ये हो जाएगी आवेश की विमा। छोटी छोटी बातें आप अभी से सीखते हुए चलोगे तो काफी सही रहेगा, ठीक है। A1T1। हम समझते हैं आवेश का, अब हम ये समझते हैं जो आवेश होता है वो कैसा होता है, स्थानांतरणीय होता है। यानी स्थानांतरणीय क्या मतलब है, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकता है। जो आवेश होता है वो हमारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर आपको पता है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो फिर इसके बारे में आगे हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि आवेश स्थानांतरणीय यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं जो आवेश होता है, आवेश सदैव द्रव्यमान के बद्ध रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, इसे हम समझते हैं। वस्तु, सबसे पहली बात हमने यही सीखी थी, कोई वस्तु होती है उसके दो मूल गुण होते हैं, उसका द्रव्यमान और आवेश। जो आवेश होता है भाई, आवेश किसमें होता है, वस्तु में ही तो हो सकता है, वस्तु में ही हो सकता है। जिसका द्रव्यमान है भाई उसका ही तो, उसमें ही तो आवेश हो सकता है भाई। कोई वस्तु उसका द्रव्यमान नहीं है तो आवेश किसमें हो, किसमें होगा आप बताओ।
तो सीधी सी बात ये है कि जो आवेश होता है वो द्रव्यमान से बद्ध होता है, यानी बिना द्रव्यमान के आवेश हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता भाई। आपको सोचो, ठीक है। तो जो आवेश होता है वो द्रव्यमान के बद्ध रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है। द्रव्यमान ना हो आवेश हो, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई द्रव्यमान है उसमें आवेश ना हो, सीधी सी बात भाई, ऐसी बहुत हो सकता है भाई। कोई द्रव्यमान है उसमें आवेश नहीं है, सीधी सी बात हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हमें क्या याद रखना है कि आवेश जो होता है सदैव द्रव्यमान से बद्ध होता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है आवेश रहित हो सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो समझ गए। अब हम समझते हैं आवेश जो होता है वो कैसा होता है। आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित का क्या मतलब है? आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। आवेश जो होता है वो कैसा होता है? आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, ठीक है। इसमें हमने क्या समझा? हमने आवेश का मात्रक समझा। सबसे पहले आवेश का मात्रक होता है एम्पीयर इनटू सेकंड, उसको हम लिखते हैं कूलम, ठीक है। और जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे, सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। और फैराडे को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और जो एफ है उसकी आवेश की जो विमा होती है वो होती है M0 L0 A1 T1, यानी T1 A1 कुछ बोल लो, ठीक है। ये आवेश की विमा होती है। फिर हमने समझा कि आवेश स्थानांतरण यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकता है। फिर हमने समझा कि आवेश जो होता है वो द्रव्यमान के बद्ध होता है, यानी द्रव्यमान ना हो तो आवेश नहीं हो सकता, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो बिना आवेश के हो सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। और आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है, यानी आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। और आप ये एक बात मेरी सुन लो कि जो मैं कर रहा हूँ भाई, जो मैं समझा रहा हूँ, मैं पूरी ताकत से अपने जितना हो सकता है सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर करते हो। मुझे नहीं लग रहा कुछ भी मैं स्किप करके बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मुझसे अगर हो सके जो भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने आप में, मैं जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी स्किप कर रहा हूँ, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जो आवेश होते हैं, आवेश का हम देखते हैं वेग पर निर्भरता। आवेश आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसको हम समझते हैं, जैसे मान लो कोई आवेश है, कोई वस्तु है, उस पर आवेश है 5 कूलम के बराबर आवेश। आप किसी बाइक पे बैठ के जा रहे हो, मान लो कितनी भी स्पीड से जा रहे हो, कम हो रही स्पीड, ज्यादा हो रही, ब्रेकर आ रहा, कम हो रही, ज्यादा हो रही, मतलब स्पीड से जा रहे हैं। फिर अगर मान लो पहले 5 कूलम था, फिर 1 घंटे बाद हम देखते हैं आप बाइक पे जा रहे हो, उसके बाद 1 घंटे बाद देखते हैं, फिर जो आवेश होगा उसका मान बदल जाएगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आवेश होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। वही इसमें लिख रखा, आवेश आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। आप कितनी भी स्पीड से जाओ, कहीं भी जाओ, कितनी स्पीड से जाओ, किसी वस्तु पर आवेश अगर 5 कूलम है तो 5 कूलम ही रहेगा। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फिर हम समझते हैं, अगर कोई आवेश विराम में है तो वह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं ये? चलो बताओ जल्दी से कमेंट में, क्या पढ़ रहे हैं हम ये? हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की, ठीक है। स्थिर वैद्युत की पहले ही चर्चा कर चुके हैं। स्थिर वैद्युत की यानी आवेश को जिसमें स्थिर रख के उसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो स्थिर वैद्युत की काम पढ़ रहे हैं। तो जब आवेश स्थिर रखा जाता है तो क्या होता है? उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है। हाँ, तो आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो वही इसमें लिखा है कि अगर कोई आवेश विराम में है तो वह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में, वैद्युत क्षेत्र बहुत मेन टॉपिक है, इसके बारे में बिल्कुल आराम से अगली क्लास में बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली नहीं। पानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या, अगर कोई आवेश विराम में है तो वो क्या करता है? अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। सिर्फ अभी इतना में याद रखना, कोई आवेश है, विराम में रखा है, तो उसके चारों ओर पक्का एक क्षेत्र होगा जिसे हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? मूल मतलब मूल आवेश, ठीक समझते हैं।
यानी किसी वस्तु में न्यूनतम स्थायी आवेश को मूल आवेश कहते हैं। कोई वस्तु है उसमें न्यूनतम मूल आवेश को न्यूनतम स्थायी आवेश को मूल आवेश कहते हैं। यानी कोई वस्तु में उससे कम आवेश हो ही नहीं सकता। सबसे कम आवेश किसी वस्तु में जितना कम से कम आवेश हो सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। उस मात्रा के बाद उस मात्रा की एक आवेश की एक ऐसी मात्रा कि उस मात्रा के से कम आवेश हो ही नहीं सकता किसी वस्तु में। ठीक है, तो यानी किसी वस्तु में न्यूनतम स्थायी आवेश को मूल आवेश कहते हैं। यानी आवेश की वह मात्रा जिसके छोटा आवेश हो नहीं सकता किसी वस्तु में, ठीक है, उसे मूल आवेश कहते हैं। यानी अथवा इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है इसको ही मूल आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में इस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इस आवेश से कम आवेश हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको ये मूल आवेश कहते हैं। किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा वो क्या होगा, या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे ज्यादा होगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन को आवेश को ही हम मूल आवेश कहते हैं। तो सभी वस्तुओं के लिए जो आवेश होगा Q वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं आवेश का क्वांटीकरण कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। किसी वस्तु में आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी भी वस्तु में आवेश है, सबसे पहली बात जो आवेश का मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। क्वांटीकरण क्या होता है, किसी वस्तु में जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी जो बड़ा होगा, जैसे आवेश से छोटा तो हो नहीं सकता, मान लो जो बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। जैसे मान लो हमसे कह दिया जाता है किसी वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 10 निकल गए, तो आज कभी ये नहीं बोलेगा 1.5, 2.5, 3.5 या फिर मतलब अपॉन, मतलब वैसे बटे में कुछ भी नहीं बोलेगा। यानी जो भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसे ही हम बोलते हैं क्वांटीकरण। ठीक है, हमने क्या समझा, वेग पर निर्भरता समझ ली कि आवेश जो होता है वेग पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई आवेश विराम में रखा है तो वह अपने ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और फिर हमने समझा मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु में स्थायी न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु में मूल आवेश से कम आवेश हो ही नहीं सकता। मूल आवेश मतलब उससे कम हो ही नहीं सकता यार, समझ रहे हो ना इतना। ठीक है, मूल आवेश। अथवा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको यह मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वही मूल आवेश होता है, उससे कम आवेश नहीं हो सकता है। यानी सभी वस्तुओं के लिए जो आवेश का मान होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। आवेश का क्वांटीकरण, किसी वस्तु में आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम समझते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे ही काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। क्या है, दो बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना। कोई बिंदु आवेश है, एक है Q1 बिंदु आवेश, एक है Q2 बिंदु आवेश। तो जब हम दो बिंदु आवेशों को किसी तार से जोड़ देते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि आवेश उनका क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम दो बिंदु आवेशों को किसी तार से जोड़ देते हैं उनका जो आवेश होता है Q1 और Q2, पहले इन पर आवेश कितना है, इस पर Q1 इस पर Q2। आवेश जो होता है तार से जोड़ने के बाद Q1 और Q2 पर आवेश कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी Q1 और Q2 का आवेश बराबर हो जाता है। और किसके बराबर हो जाता है, दोनों के योग का आधा। यानी Q1 + Q2/2, Q1 बराबर हो जाएगा Q1 + Q2/2 और Q2 बराबर भी हो जाएगा Q1 + Q2/2। यानी जब हम तार से जोड़ देते हैं दो आवेशों को, उन पर जो आवेश होता है वो बराबर हो जाता है। हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो है एक 5 कूलम आवेश है और एक 15 कूलम आवेश है। पहले ये दो बिंदु आवेश है। अब क्या करते हैं, हम इन्हें किसी तार से जोड़ देते हैं। ये 5 है और ये 15 कूलम आवेश है। पहले इनमें 5 आवेश था, इसमें 15 कूलम आवेश था। अब क्या किया हमने, इन्हें क्या किया, तार से जोड़ दिया। तो इन पर जो नया आवेश होगा, हमसे पूछ लिया एक दो बिंदु आवेश है, एक 5 कूलम एक 15 कूलम, इन्हें हम जब किसी तार से जोड़ देते हैं तो नए आवेश की गणना कीजिए। ऐसे आपसे पूछ देगा। अगर आपको नहीं पूछेगा, आपसे बोल दे ऐसे कि पहले एक 5 कूलम है एक 15 कूलम आवेश है, इनको किसी तार से जोड़ देते हैं, तो ऐसा मान लो पूछ ले। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, आवेश क्या होगा इन पर, इनका जो आवेश होगा वो बराबर हो जाएगा, ये है Q1 और ये है Q2। तो Q1 बराबर हो जाएगा Q2 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q1 का मान कितना है 5, Q2 का मान है 15 अपॉन में 2, तो 15 5 20 बटे 2 बराबर 10। यानी Q1 पर 10 कूलम आवेश आ जाएगा और Q2 पर भी 10 कूलम आवेश आ जाएगा। समझ गए। जब हम दो आवेशों को किसी तार से जोड़ देते हैं, आपको ऐसे भी बोल देगा किसी तार से जोड़ दें, या फिर ऐसे बोल दे कि इन्हें आपस में, दो आवेशों ने आपस में रगड़ दिया जाता है या स्पर्श करा दिया जाता है, बात एक ही है। कि हम किसी तार से जोड़ दें, स्पर्श करा दें या फिर आपस में रगड़ दें, बात एक ही है। उन पर जो आवेश होगा वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मेन मतलब है जब हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो उन पर आवेश कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। किसके बराबर, Q1 प्लस Q2 बाई 2 के। ठीक है। अब हम ये समझते हैं किसी वस्तु में आवेश, हमने समझ लिया आवेश, समझ लिया आवेश आता कैसे, समझ लिया आवेश के गुण समझ ली। अब हमें ये करना है किसी वस्तु में आवेश है, आवेश कितना आवेश है, आवेश की गणना करनी है। तो आवेश की गणना कैसे करेंगे, आवेश की गणना, किसी वस्तु में आवेश की गणना, आवेश की गणना करने के लिए हम एक सूत्र पढ़ते हैं, Q बराबर N E। Q क्या है, Q हम आवेश है, पहले ही समझ चुके हैं। N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलिए इसे समझते हैं। जैसे मान लो हमें बोल दे किसी वस्तु पर पांच इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। कमी अधिकता तो यही मतलब है, अगर कमी है तो वस्तु धनावेशित होगी, अगर कमी है तो वस्तु धनावेशित होगी, अगर 5 इलेक्ट्रॉन मान लो अधिकता है तो ऋणावेशित होगी। बस यही अंतर है। बस मैं पूछ ले 5 कूलम आवेश की अधिकता या कमी, कुछ भी बोल दे, तो उस वस्तु पर आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश की गणना करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे Q बराबर Na। तो Q बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दे रखी है हमें, 5 दे रखी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो Q बराबर आ जाएगा 16 पंचे 80, 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम ही आ जाएगा। आप बोलते हो कि न्यूमेरिकल्स कठिन है, कठिन है, कैसे कठिन है, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं भाई। कॉन्सेप्ट पता है, न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं करेगा भाई, पूरा आ जाएगा कुछ। अब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो क्या, कैसे आएगा भाई बताओ, नहीं आएगा ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आराम से कर दोगे, और मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा भाई। ठीक है, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी वस्तु में आवेश करना, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन बोल दे तो 16 10 में गुणा कर देंगे भाई, कितनी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है हमें। ठीक है, अगर मान लो बोल दे किसी वस्तु पर बोल दे कि 5 कूलम आवेश है, 5 कूलम नहीं 4 कूलम कर लो। ठीक है, 4 कूलम आवेश है, तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। सूत्र क्या होता है, Q बराबर Ne। N बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान हो जाएगा Q अपॉन में E। 8 कर लो यार इधर, 8 कूलम आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ठीक है, तो आवेश कितना दे रखा हमें 8, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अभी दशमलव हटाएंगे हम, जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 16 पंचे 80, ये हो जाएगा n बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 से ऊपर जाएंगे प्लस को जाएंगे 10 की पावर 19, ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी वस्तु पर आवेश कितना 8 कूलम आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। Q बराबर है नहीं, तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E। हाँ सही है। ठीक है, तो ऐसे हमसे बस ऐसे ही नॉर्मल सवाल पूछता है कि इस सवाल से ऐसे ही नॉर्मल सवाल बनते हैं। ठीक है, बस वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है, कैलकुलेशन भाई 12th में हो तो भाई कैलकुलेशन तो आनी चाहिए भाई। इससे बड़ी वैल्यू दे देगा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी कॉन्सेप्ट यही लगेगा Q बराबर NE। तो ये हो गया हमारा आज आवेश से रिलेटेड, हमने सारी बातें, बिल्कुल आवेश से रिलेटेड सारी बातें क्लियर कर ली, मेरे हिसाब से कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या से लास्ट में क्या क्लियर किया,
हम आवेश को किसी तार से जोड़ देते हैं तो उन पर आवेश क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और किसी वस्तु में आवेश की गणना कैसे करनी। तो अगली क्लास जो होगी, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास जो होगी तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं तो इससे रिलेटेड हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो क्या होगा, जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स का वेटेज भी ज्यादा है तो न्यूमेरिकल्स भी हमारे क्लियर हो जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे एकदम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आज हमने आवेश के बारे में सारी चीजें, मुझे जो जो लग रही थी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी एक क्वेश्चन, जैसे मान लो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की मान लो 15 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, किसी वस्तु पर 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो उस वस्तु पर आवेश का मान और आवेश की प्रकृति क्या होगी, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। किसी वस्तु पर 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ध्यान रखना अधिकता है, तो वस्तु में आवेश की मात्रा और आवेश की प्रकृति बताएं, ठीक है। बाकी आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल के साथ।